हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पावरिका लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस, आईपीओ जो है 24 को ओपन हुआ था और 27 मतलब आज फ्राइडे को क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। लिस्टिंग डेट टू 2 अप्रैल का 5 रुपीज का फेस वैल्यू 375 टू 395 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 37 शेयर की लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। 37 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है और इशू साइज है 1100 करोड़ का। 2.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 700 करोड़ का, ओएफएस 400 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 मार्च का। 1 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेगा। 19.9 बिग एचएनआई 10 स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल में 35% ऑफर दिया गया और एम्प्लॉय में 0.2% का ऑफर दिया गया। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 37 शेयर्स मिलेंगे, 14.6 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएन और स्मॉल एचएनआई और सॉरी यहाँ पे स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरी, जैसे रिटेल हो, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उसमें मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट और बिग एचएनआई में ओनली 69 लॉट होगा। एंकर से 329.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो इसका जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है डे 1 में, क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया, बिग एचएनआई में एकदम सब्सक्राइब नहीं, हाँ ओनली 9900 शेयर्स का बीट किया 39 लाख का, जो कि 0 टाइम सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई ओनली 1% सब्सक्राइब है, 13,000 शेयर्स का बीट किया 53 लाख का। रिटेल में 2% सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स का बीट किया 6.8 करोड़ का। हाँ एम्प्लॉय में थोड़ा बहुत हुआ है, 32% सब्सक्राइब है, 17.7 थाउजेंड शेयर्स बीट किया 70 लाख का। टोटल हुआ ओनली 1% सब्सक्रिप्शन, मतलब डे 1 में कोई खास परफॉर्म नहीं किया, जो कि 2.1 लाख शेयर्स का बीट किया 8.4 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है टोटल। तो गाइस, कंपनी कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, ऑन बहुत ही एकदम एक तरह से देखा कहा जाए तो एकदम सब्सक्राइब नहीं हुआ डे 1 में अगर देखा जाए। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो इसका जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है, लगभग इसका जीएमपी 4 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 399 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 148 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। डीजी सीड्स में इंटीग्रेटेड पावर सॉल्यूशंस और में जो है का प्रोवाइड करा और डीजी सीड्स में जो है स्पेशलाइज है। इसके अलावा विंड पावर जनरेशन में भी वेंचर कर चुका है और गुजरात में प्रोजेक्ट्स रन कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि टॉप लाइन 24 में गिरावट आया 2357 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट जो है अच्छी ग्रोथ हुआ 226 करोड़ का। लेकिन 25 में 2711 करोड़ का रेवेन्यू वापस इंक्रीज किया, बट प्रॉफिट डाउन हुआ 176 करोड़ का। और फर्स्ट हाफ में 1475 करोड़ का रेवेन्यू, 134 करोड़ का प्रॉफिट। तो कह सकते हैं एक तरह से गाइस कि कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 11.6, ROC 13.9, RONW 10.6, PAT 9.1, EBITDA मार्जिन 15.2% का, डेट टू इक्विटी 0.4, PB 3.5 और पी रेशियो 24.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 100% का, मार्केट कैप 4998.6 करोड़ का किया जा रहा है। तो गाइस देखिए, कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस रखी गई है। प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया है गाइस, लेकिन हाँ ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और गाइस, मेजॉरिटी रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना, ये जनरेट होता है डीजी सीट्स, जो कि पावर्ड किया द्वारा कमिंस इंजन के द्वारा पावर्ड किया गया है, जो कि डीजी सेट्स इससे मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि 63.6% का रेवेन्यू अकेले इसी से ही जनरेट किया जा रहा है। मतलब इस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर है गाइस कमिस इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एक्मे सोलर होल्डिंग्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए पावर सॉल्यूशंस एनर्जी इक्विपमेंट इस सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है और डीजी सेट्स गैस जनरेटर पावर बैकअप सॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पावर जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में और एनर्जी सिस्टम्स को बैकअप करने में, और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है मेजर ग्लोबल इंजन और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ। वाइड कस्टमर बेस है
अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में। और वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है डीजल और गैस जनरेटर सेट्स के डिमांड पर, और एक्सपोजर हो सकता है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के कारण। मार्जिन सेंसिटिव है रॉ मटेरियल कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के कारण और कंपोनेंट प्राइसिंग के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है डीजल जनरेटर से रिलेटेड, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। इस लार्ज स्टैब्लिश पावर इक्विपमेंट में कंपनी से कंपटीशन बहुत स्टिफ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और रिलायबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो रिलायबल पावर बैकअप और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और क्लीनर एनर्जी सॉल्यूशन जैसे गैस बेस्ड और हाइब्रिड पावर सिस्टम्स में एक्सपैंड हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो कि इंक्रीज हो रहा है, जिससे पावर इक्विपमेंट के लिए डिमांड को सपोर्ट करता है। सर्विस और मेंटेनेंस बिजनेस को भी रेकरिंग रेवेन्यू के लिए एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। रिन्यूएबल और अल्टरनेटिव एनर्जी सेगमेंट में एंटर करने का पोटेंशियल है कंपनी के पास। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड स्टेबिलिटी पर की ओर जो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इससे डीजल जनरेटर्स पर जो रिलायंस है उसको रिड्यूस कर रहा है, कमी कर रही है, गिरावट आ रही है। और रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस के कारण, जो कि डीजल जनरेटर पर अगर लगाया जाता है इसके यूजेस पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के कारण, तो गाइस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा लार्ज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण गाइस इंडस्ट्रियल कैपेक्स और जनरेटर के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर होता है एनर्जी सिस्टम्स में तो कंटिन्यूअस अडेप्टेशन रिक्वायरमेंट होगा। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस तो आईपीओ जनरल जिसकी तो है, लेकिन हाँ कंपनी फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है। पीयर हाँ बस फाइनल ये जो फाइनेंशियल है ये थोड़ा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, डाउनफॉल देखने को मिला है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्ज पावर इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल प्रोवाइडर पावर बैकअप और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सॉल्यूशंस क्या। और अगर अदर जनरेटर और पावर का सॉल्यूशन कंपनी से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये कंपनी compete कर रहा है प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क और कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी इक्विपमेंट एंड पावर ट्रांस सॉल्यूशंस प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल डिमांड और क्लीनर एनर्जी और की ओर जो ट्रांजिशन हो रहा है इस पर, और सर्विस एक्सपेंशन पर। तो अगर बात करें इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।